CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पिछले 2 दिनों से बधाइयों का दौर चल रहा है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि जब से HS लक्की पार्टी के प्रधान बने हैं तब से कार्यकर्ताओं में न सिर्फ उत्साह का संचार हुआ है बल्कि मनोबल भी काफ़ी ऊंचा हुआ है। लक्की के अध्यक्ष बनने के बाद से नाराज नेताओं को मनाने और इसके अलावा पार्टी छोड़कर जाने वालों की घर वापसी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी को लेकर हमने आज प्रधान HS लक्की से बात की तो उन्होंने बेबाकी से कई जानकारियां दी। लोकसभा चुनाव 2024 में चंडीगढ़ शहर से अगला उम्मीदवार कौन होगा, इस पर भी उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात कही। तो सुनते हैं HS लक्की को कि उन्होंने क्या कहा। जी बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने 1 साल पूरा किया है बतौर प्रधान के रूप में चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे। धन्यवाद मधुकर जी, और आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि पिछले 1 साल के अंदर विभिन्न मुद्दों पर आपने मेरा साक्षात्कार भी लिया और विभिन्न मुद्दों पर शहर से जुड़े हुए हमने बहुत बार बातचीत भी की। जहां तक 1 साल पूरा होने की बात है तो मैं 12 जून 2022 को श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा अध्यक्ष बनाया गया था और पिछले 1 साल के अंदर मेरी कोशिश रही कि पार्टी के हर उस कार्यकर्ता तक पहुंचूं जो घर बैठा हुआ था या उठा हुआ था। और आज मुझे 1 साल के बाद संतुष्टि है कि हम कांग्रेस को एक बार फिर से पटरी पर लाने में कामयाब हुए हैं। आज पार्टी पूरे दमखम के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी है और पिछले 1 साल के दौरान आपने देखा होगा कि विभिन्न मुद्दों पर, चाहे वो नगर निगम से जुड़े हुए थे, चाहे प्रशासन से जुड़े हुए थे, आम जनता के मुद्दे, नौजवानों के मुद्दे, किसानों के मुद्दे या कोई राष्ट्रीय स्तर से भी हमें किसी तरीके का जो कार्यक्रम का आह्वान हुआ वो हमने बखूबी उन कार्यक्रमों को किया। और कांग्रेस सड़क से लेके सदन तक, नगर निगम के सदन तक मैं बात कर रहा हूं, जब सदन की बात करता हूं तो हर जगह लोगों की बात उठाती हुई, लड़ती हुई, संघर्ष करती हुई नजर आई। और मैं पूरी तरह तो नहीं कह सकता पर बहुत हद तक संतुष्ट हूं। पिछले 1 साल के अंदर हम लोगों के बीच में कांग्रेस का संदेश पहुंचाने में कामयाब रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मीन्स सीरियस बिजनेस। कांग्रेस पार्टी शहर की भलाई के लिए, इस जो आम जन की भलाई के लिए लोगों से जुड़े मुद्दे उठाती थी, उठाती है और उठाती रहेगी। जो 1 साल में जो बहुत अहम कार्य है वो क्या है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति आपने देखा था इसके पहले क्या है, आपके आने के बाद वो क्या स्थिति है जो एकदम बदल गई और एक मजबूती की स्थिति की पे हम जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि जो आम वर्कर है हमारा कांग्रेस का, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। मैं सुबह 8 बजे से अपने घर पर अवेलेबल रहता हूँ, 2-3 घंटे पहले लोगों से घर पर मिलता हूँ। उसके बाद 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कांग्रेस भवन में रोज बैठना शुरू किया। उससे क्या हुआ कि वर्कर का रुझान जो है वो कांग्रेस भवन की तरफ बढ़ा, लोग आने शुरू हुए, समस्याएं बतानी शुरू हुई, अपनी अपनी बात रखने, जिसको कोई समस्या थी, जिसको कोई जरूरत थी पार्टी की, उन सब चीजों को लेकर एक वहां पर एक आसान, जो मैं समझता हूं कि आपस में मिलने जुलने का रास्ता खुला। दूसरा काम हमने ये किया कि लोगों से जुड़े हुए मुद्दे जो भी हमें लगे कि हमें लगा कि यार इस मुद्दे पर हमें बोलना चाहिए, प्रखरता से बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, उन सब मुद्दों को लेकर हम जो है मीडिया से भी हमने बात की, हमने प्रदर्शन भी किए, हमने जो घेराव भी किए, हमने धरने भी दिए, हमने हड़तालें भी की, भूख हड़ताल तक बहुत हमारे साथियों ने की, बहुत कुछ हुआ। आपने देखा रेलवे का मुद्दा किस तरीके से प्रखरता से उठाया गया, जिस तरह से वहां पे पिक एंड ड्रॉप के चार्जेस लिए जाते हैं। हमारी यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवा दल, NSUI, यूनिवर्सिटी के अंदर हम 2 सीटें जीते 4 में से, बहुत से ऐसे मुद्दों को लेकर। और अभी अभी आपने देखा कि आम आदमी का एक पार्टी का एक पार्षद जो पुराने कांग्रेस में ही थे, वो उनकी घर वापसी हुई है। तो सारी तरह से एक पॉजिटिव माहौल बनाने के अंदर सबसे बड़ी बात है कांग्रेस पार्टी कामयाब रही। और मैं समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे उस चंडीगढ़ कांग्रेस को लीड करने का मौका मिला, जिसमें पवन बंसल जी जैसे हमारे लीडर रहे और सीनियर लीडर्स पंडित दौलत राम जी जैसे रहे, भोपाल सिंह जी जैसे रहे, और भी बड़े लीडर्स रहे जिन्होंने समय समय पर चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व किया। आज मुझे मौका मिला उसी कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए और मैं, जैसे मैंने पहले कहा, पूरी तरह से तो नहीं पर बहुत हद तक संतुष्ट हूं कि हम पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर दोबारा से खड़े करने में कामयाब। जिस तरह से आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को जोड़ने में सफल रहे, बल्कि आपका एक पार्षद भी और भी कई नेता आपसे
आकर के आपकी पार्टी में शामिल हुए, जनता को जोड़ने में कांग्रेस के साथ कितने सफल रहे आप? मैंने आपको जैसे पहले कहा कि जनता के जुड़े हुए मुद्दे हम समय समय पर उठाते रहे। पिछले 1 साल में खास तौर पर, चाहे वो पानी के बढ़े हुए रेटों का मसला था या फिर प्रॉपर्टी टैक्स का मसला था, अभी ये डड्डू माजरा का गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट जो नया प्रपोजल लगने जा रहा है, इस मुद्दे को लेकर, और ऐसे बहुत से मुद्दे लेकर, जैसे मैंने कहा कि रेलवे का मुद्दा था, वहां पे पिक एंड ड्रॉप पे ज्यादा चार्जेस लिए जा रहे थे, पहलवानों के मुद्दे पर हमने प्रदर्शन किया। जो जो मुद्दे भी, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर थे या स्थानीय स्तर पर भी, हमारे सामने आए, हमारे संज्ञान में आए, हमने उसको प्रखरता से उठाया। कोशिश यही थी कि लोगों को लगना चाहिए कि यार कांग्रेस पार्टी आपके लिए लड़ रही है, जो सचमुच में कांग्रेस की एक हमेशा से विचारधारा रही है कि गरीब वर्ग के साथ, मजदूर वर्ग के साथ, जो अल्पसंख्यक समाज है, जो और जुड़े हुए लोग हैं, जैसे महिलाएं हैं, युवा हैं, जिनको नौकरियों के लिए हमने आवाज उठाई। हमने बहुत से ऐसे, महंगाई का मुद्दा बहुत प्रखरता से हमने उठाया। ऐसे बहुत से मुद्दों को लेकर हम समय समय पर हमने आवाज उठाई, और लोग उससे जुड़ते हैं। जब आप लोगों की बात करते हैं तो लोगों को भी लगता है कि यार हाँ, ये व्यक्ति या ये पार्टी हमारे लिए बात कर रही है या हमारी आवाज उठा रही है, तो उनको भी लगा कि यार कांग्रेस पार्टी मीन्स सीरियस बिजनेस। लकी जी, एक बहुत अहम मुद्दा है, हाउसिंग बोर्ड के 60,000 मकान है जहां पर तलवारें लटकी हुई है, कभी भी मकान ढह सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 बहुत नजदीक है। ऐसे में एक जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को झूठ मूठ का पहले ही भरोसा दे दे करके, भरोसा तोड़ तोड़ करके इन लोगों का भरोसा एकदम चकनाचूर कर दिया है। इस भरोसे को हम कैसे जीते? जो 60,000 मकान है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में उस वोट बैंक को हम कैसे लाएं, उसके लिए कैसे लड़ाई करें? लोकसभा चुनाव 2024 को हम कैसे जीत की राह पर ले करके जाएं, इसको लेकर के कुछ है क्या? मैं समझता हूँ बहुत से अनसुलझे मुद्दे हैं, उनमें हाउसिंग बोर्ड का भी मुद्दा है। और ठीक कहा कि आपने 60,000 लोग जो मकानों में रहते हैं, पर मैं उनको वोट बैंक नहीं समझता। 60,000 मकान है। 60,000 मकानों का मुद्दा है, मैं उनको कभी भी वोट या कांग्रेस पार्टी वोट बैंक नहीं समझती। हम समझते हैं कि वो पीड़ित है और शोषित है। समझता हूँ क्योंकि बहुत देर से वो चाहते थे कि एक जो नीड बेस्ड चेंजेस हैं वो लागू किए जाएं। अगर किसी ने अपने छोटे मकान के अंदर कोई छोटा बदलाव कर लिया, समय के साथ उसका परिवार बड़ा हो गया, उनको थोड़ी कमरों की जरूरत थी बढ़ाने की, या कोई छज्जा बढ़ा लिया छोटा मोटा काम करके, हाउसिंग बोर्ड से नोटिस पे नोटिस दिए जाते हैं, मकान कैंसिल कर दिए जाते हैं। गरीब आदमी आखिर कहाँ जाएगा? आप रोटी, कपड़ा, मकान, जो बुनियादी चीजें हैं जो एक व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए जरूरी है, अगर हम वही नहीं लोगों को प्रोवाइड कर पा रहे तो फिर हम क्या कर रहे हैं? मैं इसीलिए समझता हूँ कि ऐसे बहुत से मुद्दे, गांव का मुद्दा जैसे लाल डोरे के बाहर का अभी भी अनसॉल्व है। आपने हाउसिंग बोर्ड के मुद्दों का जिक्र किया। पिछले दिनों एक शोर पड़ गया था कि जी हाउसिंग बोर्ड के मकानों के अंदर जो किराया बढ़ाया जा रहा है। उसी टाइम मैंने जो हाउसिंग बोर्ड के यहाँ पर सीईओ हैं गर्ग साहब, उनसे जाके एक डेलीगेशन लेके गरीब लोगों का मुलाकात की, और वो किराया हमने बढ़ने नहीं दिया। और इसी तरह से बहुत से ऐसे मुद्दे थे। मैंने जैसे आपको कहा कि हम लोगों के मुद्दे उठाते हैं। हमारा मकसद कोई वोट बैंक नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हर उस व्यक्ति की आवाज जो चंडीगढ़ शहर का बाशिंदा है, उसकी आवाज को बुलंद किया जाए, उसके हर उस मुद्दे को उठाया जाए जिससे वो पीड़ित है या परेशान है। चाहे इसमें हमने बहुत से ऐसे, जैसे मनी माजरा के अंदर अभी पिछले दिनों हमने कॉलेज उन्होंने कैंसिल कर दिया, उसका मुद्दा उठाया। डिस्पेंसरी के अंदर वहां डॉक्टर्स नहीं है, उसका मुद्दा उठाया। ट्रैफिक को लेके हमने मुद्दा उठाया। हम प्रशासक के सलाहकार से भी मिले, प्रशासक से भी मिले, एसएसपी से भी मिले, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को मिले। तो मेरा कहने का मतलब है कि पिछले 1 साल के अंदर जितना हो सकता था कांग्रेस पार्टी ने जिस भी मुद्दे को समझा, और ये नहीं कि सिर्फ मुद्दा उठाने के लिए उठाया, उसका हल कराने की भी कोशिश की। और जहां पर भी किसी को जरूरत पड़ी कांग्रेस पार्टी वहां पर खड़ी हुई है। इस बात का मैं आपको जो है जस्ट लकी जी, हमने जो वोट बैंक का हमने कहा, इसलिए कहा कि पिछले 2 बार से उनको यही कहा जा रहा है कि आपकी समस्याओं का हम समाधान करवाएंगे, रेगुलर करवाएंगे मकान को। लेकिन हुआ क्या कि 45 दिन या 54 दिन ऐसे कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन स्थानीय सांसद जिस तरह वोट मांगने के लिए जाते थे, उस टाइम वो लोग भूख हड़ताल पर बैठे रहे, लेकिन कभी सांसद वहां पूछने नहीं गई कि आपकी समस्या का समाधान होगा नहीं होगा। कोई आश्वासन देने के लिए फिर चुनाव आ रहा है, फिर ये लोग एक्टिव हो रहे हैं। तो वोट बैंक समझ करके ही तो एक्टिव होती है। मैं समझता हूँ कि पिछले 9 सालों में भाजपा ने लोगों को निराश किया। भाजपा ने भी और उनकी सांसद ने, जिस तरह की उम्मीदें उनके साथ थी, जिस तरह लोगों ने 2 बार उनको जिताया था, लोगों ने शायद मोदी जी के नाम पर वोट डाला, पर मोदी जी ने भी उनको निराश किया, सांसद ने भी निराश किया, और भारतीय जनता पार्टी ने भी निराश किया।
वो इसलिए निराश किया कि लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लोगों को लगा कि शायद उनके जो अनसुलझे हुए मुद्दे हैं वो शायद अब सुलझ जाएंगे, और इसीलिए बड़ी बड़ी बातें की गई। उन्होंने यहाँ पर कहा कि हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो क्या आने थे, लोग कहते हैं हमारे वो पुराने दिन ही लौटा दो, वही हमारे लिए अच्छे थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भाजपा ने जिस तरीके से इस शहर के अंदर माहौल बनाया था, जिस तरह से दिखाने की कोशिश की थी कि चंडीगढ़ के लोगों के साथ वो खड़े हैं, लोगों को लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि उनकी वो जो इतने साल की डिमांड्स थी, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं जी, नेहरू जी के समय से ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ जी, 50 साल पैसा नहीं हुआ। आज जनता आपसे सवाल कर रही है कि 2 बार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका बन रहा है, पिछले 9 साल से इस देश के अंदर मोदी जी की सरकार है, पिछले 7 साल से कॉरपोरेशन के अंदर भाजपा का मेयर है, और आप देख लीजिए शहर का क्या हाल है, शहर की रैंकिंग कहां से कहां गिरी। उसके बाद अब ये देख लीजिए 9 साल तो कूड़े का पहाड़ इनको याद नहीं आया, अब इनको प्लांट याद आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज याद आ रही हैं, अब इनको लग रहा है कि यार हम कूड़े का पहाड़ उठाना है। तो 9 साल तक क्या करते रहे, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। दूसरी तरफ एक और मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं, एक और है पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिनकी ना कोई लीडरशिप है ना कोई एजेंडा है। उनको तो वो कहते हैं ना कि जैसे वो मिसगाइडेड मिसाइल्स हैं। हाउस के अंदर भी पिछले जब हाउस की मीटिंग हुई, उन्होंने डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा उठाया ही नहीं। अलग अलग मुद्दों को लेकर लोगों के वो वहां पर शोर मचाते रहे, कभी पार्किंग का इशू उठा लिया, कभी हमारी एक पार्षद जो कांग्रेस में आई है आपसे उसके बारे में बोलने लगे। मतलब इन बातों को छोड़कर जो असली मुद्दा था डंपिंग ग्राउंड का, जिसके लिए स्पेशल मीटिंग बुलाई गई थी हाउस की, उसके बारे में जिक्र करते। कांग्रेस के काउंसिलर्स तो हाउस के अंदर जाकर डंपिंग ग्राउंड के प्ले कार्ड लेके खड़े थे, ये कोई और ही प्ले कार्ड लेके खड़े थे। तो इसलिए वहां पर इनके जो स्थानीय पार्षद थे वो भी कुछ नहीं बोले। और उसके बाद अब आप देख लो जो ये स्पेशल हाउस की दोबारा इन्होंने मीटिंग जो काउंसिलर्स की गवर्नर साहब ने बुलाई, उसमें भी आम आदमी पार्टी के लोग अंदर कुछ नहीं बोले। हर बार कह देते हैं जी हमें बोलने नहीं दिया जाता। 3-4 घंटे का हाउस हुआ, 1-1.5 घंटे की मीटिंग हुई, उसमें भी अगर आप अपनी बात नहीं रख सकते तो फिर कब रखेंगे? किसने आपके मुंह पर टेप लगा रखी है? कौन आपको रोक रहा था? पर जब कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वही हाल आम आदमी पार्टी का। वो सिर्फ जो है बातें करते हैं, और चंडीगढ़ की भलाई के अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया। एक जैसे कहते हैं ना कि एक सनसनी फैला देते हैं, बस बड़ी बड़ी बातें करके प्रेस नोट बड़े बड़े जारी कर देंगे, कांग्रेस के ऊपर बात करेंगे। और जो उनके नेता जो कांग्रेस के ऊपर बात करते हैं वो खुद कांग्रेस में थे उस समय, आज कहते हैं जी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। बड़ा हास्यपद लगता है मुझे। मैच्योरिटी के साथ पॉलिटिक्स करनी चाहिए, मैं तो सिर्फ इस बात को समझता हूं। और जो शहर से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन्हें संजीदगी के साथ उठाना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। और उसके बाद लोग अपने आप फैसला करेंगे कि कौन सी पार्टी ने संजीदगी के साथ हमारे मुद्दों को उठाया, कौन सच में हमारी लड़ाई लड़ रहा था, और कौन एक छद्म रूप लेकर सिर्फ एक दिखावा कर रहा था। लक्की जी, और एक चीज बात करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो भाषाएं जैसे डांगर छित्तर मार देना, और आपने देखा कि पिछले हाउस में माँ बहन गालियां तक चली, इस भाषा से जो है हमारी जनता शहर की वो घायल है। उसके लिए भी मरहम पट्टी करने की जरूरत है। क्या कांग्रेस इसको लेकर के तैयार है कि उसको मरहम पट्टी हम कैसे करें, जिस तरह से ये भाषा ही एक तरह से गंद फैल चुका है यहाँ पे? मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर ऐसी भाषा का कोई स्थान नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करे या आम आदमी प्रयोग करे। और सबसे बड़ी बात है, मैं जो कह रहा था कि अभी मुद्दों की बात, पिछले कुछ दिनों से आप 3-4 दिन लगातार तो इसी लड़ाई में लड़ी रही भाजपा के साथ, जी गाली निकाली गाली निकाली। वो कहते हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली निकाली, वो कहते हैं जो उन्होंने केजरीवाल को गाली निकाली। इसके अंदर जो मुख्य मुद्दा था वो गौण हो गया, वो छोटा पड़ गया। वो जो डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा था, जो गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का मुद्दा था, उसकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुद्दा था, उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट से लेकर मुद्दा था, उसके लगाने के स्थान का मुद्दा था, उसकी तो चर्चा ही नहीं कर रहे थे। वो कह रहे जी गाली दे दीजिए, मेरे धर्म के बारे में ये बोला जी, वो कहते जी हमारे नेता को गाली दे दीजिए। और जिस तरीके का बर्ताव हुआ मैं समझता हूं निंदनीय है, चाहे एक पार्टी करे चाहे दूसरी पार्टी करे। आज से पहले पिछले वर्षों में हम भी बहुत सालों से राजनीति के अंदर हैं, मैं भी पार्षद रहा हूं, डिप्टी मेयर रहा हूं, और भी बहुत हमने राजनीति को चंडीगढ़ में करीब से देखा, पर कभी इस तरीके की अशोभनीय असंसदीय भाषा का उपयोग होते हुए कभी भी नहीं देखा। तो ये सचमुच में मैं समझता हूं जिसने भी प्रयोग किया, दोनों पार्टियों की तरफ से दोनों पार्टियों को शहर की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि बजाय लोगों के मुद्दे उठाने को इस तरह की बातों के ऊपर लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। ये शहर की राजनीति की भलाई के लिए नहीं है, ये लोगों की भलाई के लिए नहीं है, ये पर्सनल लड़ाई है। और इस पर्सनल लड़ाई को दोनों पार्टियों को छोड़ देना चाहिए और लोगों के हित के लिए बात करनी चाहिए। एक चीज और बात हम करेंगे अंतिम में कि
लोकसभा चुनाव 2024 बहुत नजदीक है। सांसद की स्थिति आपने देख लिया, बाहर से और स्थानीय, कई बार होता है कि स्थानीय और बाहर ऐसी बात चलती है कि वो ठीक नहीं, ये सूट नहीं करता। कांग्रेस पार्टी में इस बार जो लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार होंगे, वो उम्मीदवार क्या बाहर के होंगे या चंडीगढ़ शहर से होंगे? और चंडीगढ़ शहर से होंगे तो कितना प्रभावी होंगे, अगर बाहर से होते हैं तो कितना प्रभाव रहेगा? देखिए, हमारे पास एक बहुत ही काबिल नेता पवन बंसल जी के रूप में मौजूद है, जिन्होंने पिछले 8 चुनाव यहाँ से लड़े हैं और 4 बार लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं और बहुत काम उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर किया। चाहे ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाने का काम था, चाहे यहाँ से ट्रेनें चलाने का काम था, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया अपने समय के अंदर। और हाईकमान वैसे तो फैसला लेती है कि कौन यहाँ से उम्मीदवार होगा, पर हमें कोई ना नेताओं की कमी है, ना हमें उम्मीदवारों की कमी है। बंसल जी के साथ सलाह करके जिस तरह का भी उनका जो रुख होगा, जिस तरीके की उनकी मैं समझता हूँ कि जो फैसला वो लेंगे, क्योंकि हम पहला चार तो हम सारी पार्टी चाहेंगे कि पवन बंसल जी यहाँ से चुनाव लड़े और सबकी मांग भी यही है, क्योंकि सबसे सक्षम भी हैं, शहर को भी समझते हैं और अच्छी राजनीतिक पारी में उनकी यहाँ पे रही है। फैसला उनका होगा कि वो क्या करना चाहते हैं और हाईकमान भी चाहेगा। मैं समझता हूँ दिल्ली के अंदर भी उनकी बहुत अच्छी मजबूत पकड़ है, लोग उनको जानते हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, काम किया है शहर के लिए। हमारी सबकी सोच ये होगी कि वो यहाँ से चुनाव लड़े, पर फिर भी मैं कहता हूँ कि अंतिम, क्योंकि हमारी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ पर भी बैठ के सभी विचार करेंगे और हाईकमान भी ऊपर से जो है अपने पर्यवेक्षक भी भेजेगी, सारी बात होगी, उसके बाद फैसला होगा। पर आज के दिन में मैं यही समझता हूँ कि हमारे नेता जो है पवन बंसल जी हैं और सबसे अच्छे और सक्षम उम्मीदवार साबित होंगे। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।